जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग समझ लेते हैं आसियान के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सार्क के बारे में देखा था, जो कि एशिया के निचले देश जितने भी थे, यानी कि एशिया के दक्षिण में जितने भी देश थे उन सभी देशों के द्वारा बनाया गया संगठन था, जिसको हम लोगों ने सार्क कहा था। इसी तरह एशिया के जो साउथ में मतलब दक्षिण पूर्व में जितने भी देश है, यानी कि इसको मैप तो है नहीं कि मैं समझा सकूं, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि दक्षिणी पूर्वी के जितने भी देश थे उन सब के द्वारा भी बनाया गया एक संगठन था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है आसियान। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने सार्क बनाया उसी तरह उन लोगों ने भी आसियान बनाया। तो ये संगठन बन के तो तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहाँ पे 5 देश के सहयोग के साथ इस आसियान को जो है वो बनाया गया था। चूँकि इसका जो है एस्टैब्लिश 8 अगस्त को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है वो 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता में इसका मुख्यालय रखा गया है। और इसकी बात करें, इसमें सचिवालय अगर कभी पूछ दे तो सचिवालय भी जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही है। जैसे कि अभी हमने बताया कि इसके जब ये बना तो इसके मेनली सहायक 5 देश थे। जो कौन कौन देश थे तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए आप लोग। थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और सिंगापुर है। पूरे वर्ल्ड में एक सर्वेक्षण हुआ पॉपुलेशन के पर्पज़ से देखा जाए तो 8% लोग जो है वो इसी एशियन देशों में मतलब आसियान देशों में निवास करते हैं। ठीक है, अब बात हुआ यो कि 1990 के टाइम पे आपको पता होगा 1991 में जो है वो कोल्ड वार हो गया था। कोल्ड वार एक्चुअली 2 बड़े देश के बीच का आपसी लड़ाई है जिसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जब कोल्ड वार हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ कि आसियान का जो जितने भी सदस्य देश थे वो दोगुना हो गए। इसका मतलब ये है कि और भी बहुत सारे देश थे जो इस संगठन में अपना सदस्यता ले लिए, और वो देश कौन कौन से थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देश है, पहला आपका जैसे ब्रुनई है, वो जो है 1947 में इसमें शामिल हो गया। उसके बाद वियतनाम की बात करें तो ये भी 1945 को इस आसियान की सूची में जो है वो शामिल हो गया। अब बात कर ले लाओस और बर्मा, ये दोनों एक साथ इसमें शामिल हुए थे। बर्मा की बात करें तो ये वर्तमान समय पे जो म्यांमार है इसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी 1947 में इस सूची में शामिल हो गया। अब और कौन सा देश है तो एक है कंबोडिया, जो कि मतलब 30 अप्रैल 1999 को इस सूची में शामिल हुआ। और इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आसियान का जो नवीनतम मेंबर जो है वो आपका कंबोडिया ही है। ठीक है, अब आसियान वालों ने क्या किया कि आसियान वालों ने अपने सुरक्षा परिसर को मजबूत बनाने के लिए इसी संगठन में एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ARF। इस ARF का मतलब क्या होता है, आसियान रीजनल फोरम, अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो एशियाई क्षेत्रीय फोरम इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में इसको बनाया गया था। चूँकि इसका उद्देश्य क्या था, चूँकि बनाया ही गया था ये सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यानी कि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इसको मेनली बनाया गया था। तो इसका उद्देश्य भी यही होगा कि ये सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका मेनली उद्देश्य यही है। और इसमें अभी टोटल बात करें तो 27 मेंबर हैं, जो कि भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, चाइना है, दक्षिणी कोरिया है, और भी बहुत सारे देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो टोटल सदस्य आप लोग याद रखिएगा कितना है, तो 27 है। अब जैसे हम लोगों ने UNO पढ़ा था, और UNO में मेजर कितने 6 बॉडीज हमने देखे थे, यानी कि 6 स्तंभ देखे थे। इसी तरह से आसियान के भी मेनली 3 स्तंभ है जिसको बॉडी कह सकते हैं। और वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय को बढ़ावा देना, यानी कि ये सुरक्षा काउंसिल की बात करता है। ठीक है, अब जो है उसके बाद है आर्थिक समुदाय को बढ़ावा देना। कहने का मतलब जो ग्लोबल एंड ट्रेड, यानी कि आपसी व्यापार जो होता है उसको बढ़ावा देना भी इसका मतलब एक कह सकते हैं अंग है। और क्या है तो और जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक सहायता जो होता है अपने देश के प्रति, उसको बढ़ावा देना भी इसका मेन जो है वो अंग है।
अब चूंकि आसियान हमने देखा, आसियान के इस सबसे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। आप मेनली आसियान के जो टोटल अभी 10 देश है उसके बारे में आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब वो 10 देश कौन कौन से है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन कौन से है। तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है। उसके बाद देखिएगा तो इंडोनेशिया के बाद आपका जो है सो सिंगापुर है, ब्रुनई है और फिलीपीन है। ये टोटल 10 देश इसके मेंबर है, ठीक है। इन 10 देश को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में ये आपको बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। अब हम लोग इस 10 देश के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि कई बार होता क्या है कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। म्यांमार की हम बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग हुआ था और फाइनली जो है 1937 में ये भारत से अलग हो गया था। इस म्यांमार को जो है स्वर्ण पगोड़ा का देश भी कहा जाता है। अब ये स्वर्ण पगोड़ा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है उसको जो है स्वर्ण पगोड़ा कहा जाता है। और म्यांमार में क्या है कि बौद्ध धर्म की अधिकता होने की वजह से वहाँ पे मंदिरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसको स्वर्ण पगोड़ा का देश भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। आप सबको पता होगा, बहुत सारे मूवी में जब आप देखते हैं तो बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बीच होती है, आइलैंड वगैरह होती है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि थाईलैंड जो है मेनली टूरिज्म के लिए फेमस है। और क्या है तो वहाँ पे जो है बहुत ही राजा रजवाड़े जैसा रहा जाता है, लोग रहते हैं। और इसी थाईलैंड में जो है वाइट हाथी यानी उजले कलर की जो है वो हाथी पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको सफ़ेद हाथी का देश भी कहा जाता है। और क्या है यहाँ थाईलैंड में, तो जिस तरह हम आप अपने गली मोहल्ले शहर में रहते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो आपको जनरली जो है कपड़े का दुकान दिख जाता है। इसी यहाँ थाईलैंड में क्या होता है कि यहाँ कपड़ा ना बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी मशीनरी होती है वो यहाँ आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम की बात करें तो ये जो है एक्चुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया का मतलब क्या है कि जिस तरह से ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे रूल किया था और जब ब्रिटिश यहाँ से गए थे तो भारत को मेनली 5 भागों में बांट के चले गए थे। ऐसा थोड़ा ना कि ब्रिटिश गए थे तो हमको पूरा दे दिया। आज देखिए अब भारत से पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है, अफ़गानिस्तान अलग है, म्यांमार अलग है। ये सब पहले भारत ही हुआ करता था, लेकिन जब ये ब्रिटिश गए तो पूरा तोड़ मरोड़ के चले गए। तो ये यहाँ पे फ्रांस वाले थे, उन लोगों ने कहा कि जब ब्रिटिश गए तो तोड़ के चले गए तो हम लोग ऐसे कैसे चले जाएंगे, तो उन लोगों को भी तो अपना नाम कमाना था ना। तो वो लोग भी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम 3 पार्ट में जो है वो तोड़ के फ्रेंच ईस्ट इंडिया को चले गए। इस लाओस से एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। तो लाओस के बारे में आप लोग को याद रखना है कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इस देश से कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया में मेनली क्या है तो यहाँ पे रबर उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है और इसी से टूट के एक देश बना सिंगापुर। सिंगापुर आप सबको पता ही होगा कि कितना डेवलप है आज के टाइम पे। और एक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे मेनली बहुत 5 टाइप के द्वीप पाए जाते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। अभी आप लोग को मेनली 10 देश ही याद रखने हैं, ठीक है। और दूसरा ये देश है ब्रुनई और एक फिलीपीन। फिलीपीन में एक है जो कि आपका है, फिलीपीन की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है वो यही मनीला में है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।